हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सद्गुरु जी को ना जानता हो। इनको हम पॉपुलरली जानते हैं योगा के बेनिफिट्स बताने के लिए और उसके साथ ही साथ हमारी लाइफ को आगे गाइड करने के लिए। इनको जाना जाता है ईशा फाउंडेशन के नाम से भी, जहां ये इस बात को बताते हैं कि कैसे एक इंसान इनर इंजीनियरिंग यानी कि खुद के ऊपर काम करके अपने आगे के जीवन को बड़ी अच्छी तरह व्यतीत कर सकता है। उसके साथ ही साथ ये पॉपुलर है इंटरनेट की वायरल रील्स में, जहां इन्होंने लोगों को इस बात के जवाब दिए कि कैसे आगे का जीवन व्यतीत करना चाहिए और लोगों के जेन्युइन लाइफ के डाउट्स को सॉल्व किया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिनका नाम लिया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, योगा और ईशा फाउंडेशन के नाम से, रिसेंटली उनका नाम लिया जा रहा है क्रिमिनल केसेस, पुलिस की रेड और उसके साथ ही साथ हाई कोर्ट के जजमेंट के नाम से। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कंट्रोवर्सी को सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या और सद्गुरु जी क्या सचमुच ट्रबल में हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत सबसे पहले इस बात से करी जाएगी कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनका रियल नाम है जगदीश वासुदेव, जिनको लोग जग्गी वासुदेव के नाम से भी जानते हैं और आप सब लोग इनको जानते हैं सद्गुरु के नाम से। अगर हम इनके बारे में बात करें और आज की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें तो आज की इस कंट्रोवर्सी में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सद्गुरु जी और उनके ईशा फाउंडेशन के बारे में और उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे पुलिस, एक बाप और उसकी दो बेटियों की कहानी और उसके साथ ही साथ कैसे हाई कोर्ट के जजमेंट आए, कैसे पुलिस की रेड पड़ी और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज के इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमें एक चीज को समझना जरूरी है कि ये ईशा फाउंडेशन है क्या। तो अगर आप सब सद्गुरु जी को जानते हैं तो आप ये जानते हैं कि वो अपनी योगा की टीचिंग्स देते हैं और इनके अपने योगा के सेंटर्स हैं। तो ईशा फाउंडेशन और कुछ भी नहीं, सद्गुरु जी के अपने योगा सेंटर्स हैं जहां पे वो लाइफ लर्निंग देते हैं और गाइड करते हैं कि कैसे एक इंसान को अपने आगे का जीवन व्यतीत करना चाहिए। आप में से ज्यादातर लोगों ने ये फोटो तो जरूर देखी होगी, आदि योगी की फोटो, जहां पे शिव जी का एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है। ये ईशा फाउंडेशन का ही पार्ट है और ये है ईशा फाउंडेशन कोयंबटूर का पार्ट। सद्गुरु जी के जितने भी फाउंडेशंस हैं वो देश के और दुनिया के अलग अलग कोनों में है, यानी कि यूके, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, हर जगह पे इनके सेंटर्स हैं। और हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं वहां स्पेसिफिकली कंट्रोवर्सी हुई है ईशा फाउंडेशन कोयंबटूर के बारे में, जहां पे ये आदि योगी की मूर्ति भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं समझने की कि एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई कहां और ये कंट्रोवर्सी है किस बारे में। इस चीज को समझने के लिए हमें इस स्टोरी को समझना पड़ेगा। ये स्टोरी है एक फादर की जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, जिनका नाम था डॉक्टर एस कामराज। ये फादर थे दो डॉटर्स के और इन्होंने रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करी है हेबियस कॉर्पस की। अब आप में से ज्यादातर लोगों को शायद रिट का मतलब ना पता हो, तो मैं आपको बता दूं, कभी भी हमारे देश के किसी भी नागरिक का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार यानी कि संवैधानिक अधिकार का हनन होता है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है। और इन्होंने जो रिट फाइल करी वो है हेबियस कॉर्पस की रिट, जिसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी। अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो इन्होंने, जो फादर साहब हैं जो कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं एस कामराज सर, उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करी और उन्होंने बोला कि मेरे सामने बॉडी को प्रोड्यूस किया जाए किसी व्यक्ति का। अब ये कौन व्यक्ति है और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, चलिए अगली स्लाइड में समझते हैं। जो एस कामराज सर थे वो एक फादर थे और एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे और ये जिसकी बॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए कह रहे थे वो और कोई भी नहीं, इनकी दो बेटियां थी। एक का नाम था गीता कामराज और दूसरे का नाम था लता कामराज। इन्होंने ऐसा स्पेकुलेट किया कि इनकी दोनों बेटियां जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी, इन्होंने अपनी अब्रॉड से पढ़ाई पूरी करी और एक अच्छा जीवन जी रही थी और जॉब कर रही थी, इनको ईशा फाउंडेशन ने ब्रेन वॉश किया। तो इसी के लिए इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट लगाई और बोला कि मेरी बेटियों को सामने प्रोड्यूस किया जाए। अब इन्होंने एलिगेशंस क्या लगाए उनको देखना बहुत जरूरी है। इन्होंने ईशा फाउंडेशन और सद्गुरु के ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए। सबसे पहले इन्होंने बोला कि यहां पे ब्रेन वॉश किया जाता है लोगों को ताकि वो क्या बन जाए सर, ताकि वो सन्यासी बन जाएं और अपने जीवन को इस तरह से व्यतीत करें। उसके साथ ही साथ ये भी बोला कि यहां पे अपने परिवार के अगेंस्ट हेट फैलाया जाता है, यानी कि ये बोला जाता है कि अपने परिवार से नफरत करो ताकि लोग इनके फाउंडेशन में ही रुक के रहें और अपने परिवार की तरफ मुड़ के ना देखें। और सबसे बड़ा स्पेकुलेशन जो था वो था ये, यानी कि उन्होंने बोला कि यहां पे ड्रग्स दिए जाते हैं और ऐसे सब्सटेंसेस अपने लोगों को खिलाए जाते हैं ताकि उन लोगों का ब्रेन वॉश हो जाए और वो अपनी कॉन्शियसनेस में ना रहे। इतने सीरियस एलिगेशंस के साथ चीजें आगे बढ़ी और इन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में ये सारे के सारे एलिगेशंस लगाए। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। मद्रास हाईकोर्ट में मामला पहुंचा दो जज की बेंच के पास। उसमें पहले जज थे जस्टिस एम सुब्रमण्यम और दूसरे जज थे जस्टिस वी शिवगनम। और इन दोनों जजेस ने इस मामले की सुनवाई करी और इस मामले में ऐसे ऐसे उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए और ऐसे स्टेटमेंट्स आए जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गए और आखिर में पुलिस को भी इन्वॉल्व होना पड़ गया। अब ये मामला क्या था और इसमें कोर्ट में हुआ क्या, चलिए जल्दी से समझते हैं। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एक हेबियस कॉर्पस की रिट है, यानी कि बोला गया है कि उन बच्चियों की बॉडी को प्रोड्यूस किया जाए। और जब मैं बॉडी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं वो एक लीगल सेंस में है, इसका मतलब यह है कि उन
बच्चियों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। जब ये दोनों बेटियां कोर्ट में आई तो उन्होंने कोर्ट के सामने इस बात को एडमिट किया कि हम अपनी मर्जी से वहां पे रह रहे हैं ईशा फाउंडेशन में और हमें किसी भी प्रकार के लिए फोर्स नहीं किया गया है और हम अपनी मर्जी से अपने आगे का जीवन ईशा फाउंडेशन कोयंबटूर में बिताना चाहते हैं। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं हुई। यहां पे जज साहब ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि मैं इस बात को देख पा रहा हूं कि आप अपने पेरेंट्स के प्रति और अपने फादर के प्रति बड़े हेट्रेड तरीके से बात कर रही हैं और ये कैसा रिलीजियस आपका ज्ञान है जो आपको ये बताता है कि अपने ही परिवार और अपने ही पेरेंट्स की तरफ आप इतनी नफरत से बात करें। तो ये बात तो क्लियर है कि यहां पे कुछ ना कुछ डाउट की बात जरूर है। और उसके बाद हाई कोर्ट ने दिया एक बहुत ही कड़ा और बहुत ही बड़ा बयान, और वो बयान क्या था वो हम देखते हैं अगली स्लाइड में। यहां पे हाई कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया और बोला कि एक तरफ तो सदगुरु जी ने खुद अपनी बेटी की शादी करवा दी और दूसरी तरफ दूसरों की बेटियों को वो सन्यासी बनने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। और यहीं से शुरुआत हुई एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की और लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि अगर सदगुरु जी ने अपनी बेटियों की शादी करवाई तो वो दूसरों को सन्यासी बनने के लिए क्यों मोटिवेट कर रहे हैं। और ये बात स्ट्रिक्टली कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अब इस चीज के बाद कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया और कोर्ट ने बोला कि यहां पे हमें कुछ ना कुछ डाउटफुल जरूर लग रहा है और इसीलिए इसमें एक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और उसके बाद कोर्ट ने एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट किया कि वो एक इन्वेस्टिगेशन करें और उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट 4 अक्टूबर को इसी कोर्ट में सबमिट करें। इसके बाद क्या हुआ सर, इसके बाद इसी रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। इस कंट्रोवर्सी में क्या हुआ, इस कंट्रोवर्सी में हुआ यह कि 150 पुलिस ऑफिसर्स ईशा फाउंडेशन कोयंबटूर में गए एक रेड करने के लिए। वहां पे ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि ये रेड इसलिए करी जा रही है ताकि इस बात को तय किया जा सके कि उस फाउंडेशन के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो अपनी मर्जी से रह रहे हैं कि नहीं और वहां पे एक्चुअल में कराया क्या जाता है। इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी के बाद ये बात पूरी तरह से न्यूज में फैल गई कि ईशा फाउंडेशंस के सेंटर्स में रेड पड़ रही है। अब इसके बाद यहां पे ये बताया गया कि ये रेड इसलिए डाली गई ताकि जो हमें 4 अक्टूबर को जो रिपोर्ट सबमिट करनी है कोर्ट में उसको हम सबमिट कर सके। लेकिन बात क्या यहां खत्म हुई? नहीं सर, इसके बाद हुआ 4 अक्टूबर का दिन और उसके बाद न्यूज आई सुबह सुबह कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर का कॉग्नाइजेंस ले लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर का कॉग्नाइजेंस लिया कैसे? अगर आप इन चेहरे को जानते हैं तो ये इंडिया के एक्स अटॉर्नी जनरल यानी कि मुकुल रोहतगी सर हैं, जिन्होंने ईशा फाउंडेशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी कि ये एक बहुत ही पॉपुलर चेहरा है और उसके साथ ही साथ यहां पे एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश हो रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी थे, उन्होंने इस मैटर को मद्रास हाई कोर्ट से अपने पास बुला लिया और बोला कि इस मैटर में स्टे लगाया जाए। और उसके साथ ही साथ हमने जो आगे देखा था, क्या देखा था सर, कि 4 अक्टूबर को जो हमें रिपोर्ट सबमिट करनी थी पुलिस को, उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट के पास सबमिट होगी, मद्रास हाई कोर्ट इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी रीजनिंग दी क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े चेहरे इन्वॉल्व हैं और यहां पे बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसलिए यह बात सही होगी कि यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में चले। यानी कि यह मैटर तो आज भी कंटिन्यू है और इसकी रिपोर्ट आज सबमिट हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब जो ये मैटर है वो होगा सुप्रीम कोर्ट की नजर में। तो ये था हमारा आज तक का अपडेट जहां हमने बताया कि ये सदगुरु कंट्रोवर्सी में एग्जैक्टली हुआ क्या। अब आगे क्या होगा इसका डेवलपमेंट आपको मिलता रहेगा। जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जाने से पहले आप सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है कि अनअकैडमी ऐप आपके लिए अगले 7 दिन के लिए कंप्लीटली फ्री होगी, जिसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है आज। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपको लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट करना है और उसके बाद पूरी अनअकैडमी एप्लीकेशन का एक्सेस मिलेगा आपको कंप्लीटली फ्री। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।